सभी को नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? चलिए, ठीक है। आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अभी थोड़ा क्या है कि इधर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। मैं 9 बजे से ये ट्राई कर रहा था, कुछ नेटवर्क का इशू था। अभी आगे जब बात भी हम लोग करेंगे, हो सकता है बीच बीच में शायद मेरी आवाज़ ना आए। तो एक बार जब भी ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही, तो बीच में एक बार आप लोग बता देना। तो फिर से मैं एक बार नेटवर्क को रिफ्रेश कर लूँगा। तो अभी जो भी क्वेरी है, जिनकी जिनकी एक बार हैंड रेज़ कर दीजिए, फिर एक एक करके बात करते हैं। और बात तो करेंगे ही, इसके साथ-साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारा जो आयुष्मान भव का फेलोशिप जो ग्रुप है, उसके लिए आज से एक सेशन हमने स्टार्ट किया है, हाउ टू स्टडी द पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स। पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स मतलब ब्लड रिपोर्ट हो गया, यूरिन रिपोर्ट हो गया, एक्सरे है, ईसीजी है, ईईजी है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, अल्ट्रासोनोग्राफी है। इसको देख के हम लोग चलो ठीक है, देख तो लेते हैं, लेकिन अपने को पता है कि अगर 10 रिपोर्ट देखते तो 10 में से एक समझ में आता है, बाकी 9 नहीं समझ में आता है। क्यों? क्योंकि हमने पेन, गॉल, स्प्लीन, लिवर, म्यूकस सीख लिया है, नॉर्मल है नॉर्मल सीख लिया है, एसिड ट्रीटमेंट सीख लिया है, 125 डिसीज सीख लिया है। बाद में गुरुजी ने ये भी बता दिया कि ये जो 42 बीमारियां हैं, अस्थमा है, पाइल्स है, डायबिटीज है, ये सब एसिडोसिस की बीमारी है। ये जो कैंसर है, फिट्स है, ये सब अल्कोलोसिस की बीमारी है, कुछ इन्फ्लामेटरी बीमारी है। तो हम लोग बहुत थोड़ा सा पढ़ के और बहुत बड़े वाले डॉक्टर बन गए हैं। जबकि सही बात बताऊं, सुनने में शायद बुरा लगेगा कि इस भारतवर्ष में अगर आज के टाइम में 25,000 न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, तो मैं गारंटेड कह रहा हूँ कि 25,000 में 24,000 ऐसे हैं जिनको सही से एमआरआई रिपोर्ट देखना नहीं आता है। शायद 1,000 होंगे जिनको देखना आता है। मेरे को भी नहीं आता था। 2021 में मैं जब मोहाली गया अजय गांधी जी के पास, तो वहाँ पे मेरे को उन्होंने एमआरआई रिपोर्ट देखना सिखाया। फिर मैंने यूट्यूब पे कुछ देखा वगैरह। फिर लास्ट टाइम जब हम लोग यूनिवर्सिटी गए थे पिलानी वहाँ पे एग्ज़ाम के लिए, उस टाइम पे वहाँ पे जो भी मशीनरीज वगैरह थी वो सब मैंने देखा, तब मेरे को जाके समझ में आया कि हाँ, एमआरआई का क्या प्रोसेस होता है। ये इतना सारा एक ही दिमाग का 24 फोटो क्यों आता है। तो वो 360 डिग्री एंगल का एक एक मेजरमेंट बनाया हुआ गया कि ये घूमेगा ऐसे तो हर इतने डिग्री के बाद एक फोटोग्राफ लेगा। तो ये एक सेशन अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट संडे से। बट आज दोपहर में 11 बजे से लेकर के 12 बजे, 1 घंटे का इसका एक डेमो सेशन रहेगा, जिसमें हम लोग सिंपली बात करेंगे कि जब ब्लड रिपोर्ट देखते हैं तो ब्लड रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा दिखता है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी होता है, ईडब्ल्यूडी होता है, एमसीएच होता है, एमसीएम होता है, ऐसा ऐसा बहुत सारा चीज़ होता है। फिर डब्ल्यूबीसी की बात आती है तो टोटल डब्ल्यूबीसी होता है, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, फिर उसमें एस्नोफिल है, बेसोफिल है। आखिर इन सब का मतलब क्या है? ईएसआर बढ़ गया तो इसका क्या मतलब हुआ? हीमोग्लोबिन कम हो जाता तो अपने को तो पता है कि टेंशन वाली बात है। हीमोग्लोबिन बढ़ गया, जैसे मेरे में ही हो गया था, 18.5 हो गया था। मेरे को नहीं पता था, मेरे को अच्छा लगता था। ये तो चलो अच्छी बात है। मेरी हड्डी टूट जाती थी तो सबकी हड्डी 45 दिन में जुड़ती थी, मेरी तो 1 हफ्ते में जुड़ जाती थी। कहीं कट लग गया तो वो जख्म ठीक होने में लोगों को 3 दिन लगता था, मेरा 1 दिन में ठीक हो जाता था। मेरे को तो अच्छा लगता था। फिर वही बात कहूंगा, जब मैं मोहाली गया अजय गांधी जी के पास, तो एक बार ऐसे ही बात हो रही थी तो मैंने बताया, सर मेरा हीमोग्लोबिन 18.5 है। जब मैंने चेक कराया था तो वो चौंक जाते हैं लोग कि 18.5, देखने में इतना दुबला पतला सा इंसान, 18.5 हीमोग्लोबिन। तो खैर सुन के मेरे को अच्छा लगता था। तो उस दिन उन्होंने बताया कि हाँ, ये अच्छी बात है, लेकिन इसका एक ही बैड इफेक्ट हो सकता है कि हीमोग्लोबिन अगर जरूरत से ज्यादा है, इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन शरीर में जरूरत से ज्यादा जाएगा। तो कहीं भी कभी भी अननेचुरल ग्रोथ हो सकता है। ग्रोथ होने के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, बस। तो जब आरबीसी ज्यादा है, हीमोग्लोबिन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन भी ज्यादा जाएगा, तो अननेचुरल ग्रोथ हो सकता है। तो मेरे को लगा कि हाँ, मेरे को कैंसर, ट्यूमर, सिस्ट ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है। मेरे को समझ में, हाँ, ऐसे ही मेरी मेरी बॉडी अल्कलाइन है, तो ये सब दिक्कत आने का प्रॉब्लम तो है। ऊपर से
अभी उन्होंने कंफर्म भी कर दिया। तो फिर मैंने बहुत कोशिश करी। अभी 6 महीने पहले जब मैंने लास्ट चेक करवाया था, तो अभी 15.8 है, 15.8। तो मेरे को लगा चलो ठीक है। तो ऐसे ऐसे ही पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स को हम लोग देख के क्या समझ सकते हैं, इसके ऊपर सेशन शुरू हो रहा है अगले संडे से। आज 11 बजे डेमो सेशन है, इसी लिंक पे, जिस लिंक पे आप सभी ने अभी ज्वाइन किया है। दोपहर एक बार चाहे तो फिर से 11 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। चलो, अभी मेरे को जो सूचना देनी थी, मैंने बताना था, मैंने बता दिया। अभी एक एक करके आप बताओ क्या क्या क्वेरी है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। चलो, फेमिदा मैम ने हैंड राइज किया है। जी मैम, अनम्यूट होके बताइए एक बार। प्रकाश सर, वेलकम। नमस्कार मैम। जी बताइए। नाभि से राइट साइड मतलब लीवर वाला जहाँ पिन पॉइंट चेक करते हैं वहां पे। चलो देखो, एक चीज है, पेट से जुड़ा हुआ जो भी प्रॉब्लम होता है या नाभि से जुड़ा हुआ जो भी प्रॉब्लम है, तो मेरे को लगता है कि अभी विश्वास सर अगर हैं साथ में हमारे, अगर उनके पास टाइम हो, तो एक बार सर, थोड़ा सा ये नाभि नल्ले वगैरह जो हो जाता है, इसके पीछे क्या कॉज होता है, क्यों होता है, और इसको कैसे हम लोग टोटली क्योर कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जी विश्वास सर। हेलो, विश्वास सर, आवाज़ आ रही है मेरी? चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कहीं व्यस्त है सर, थोड़ी देर में लाइव हो जाएंगे। अ, मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ। अभी देखो, एक चीज़ समझो। कभी आपने वो किसी को पतंग उड़ाते हुए देखी है? तो पतंग तो एक धागे से बंध के उड़ती है, लेकिन आपने देखा होगा पतंग को जब। जी विश्व सर। हाँ, ये कुछ नाभि से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। एक बार मैम फिर से रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। तो शायद विश्व सर का फिर से कुछ कॉल आ गया होगा, यही होता है। एक्चुअली जब मोबाइल पे जूम मीटिंग में हम लोग रहते हैं, बीच में किसी का कॉल आ गया ना, तो फिर वो म्यूट हो जाता है।
तो ये अक्सर मीटिंग में हो ही जाता है। चलो तो खैर एक चीज। हमारा सब उलट जी पूछे जैसे। एक्चुअली वो विश्व सर के थोड़ा वहाँ पे नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा, अभी तो वो डिस्कनेक्ट भी हो गए हैं। चलो मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? हाँ तो सुनो, एक जो मैंने एग्जाम्पल बताया था पतंग का, तो देखो पतंग तो एक डोर से उड़ती है, लेकिन जब पतंग को तैयार किया जाता है ना, तो देखना उसके ऊपर भी धागा बांधते हैं, नीचे भी धागा बांधते हैं, और दोनों को ला करके एक जगह बांधते हैं, उसके बाद उसको एक डोर से उड़ाते हैं। अगर वो जो उसके ऊपर और नीचे जो धागा बांध रहे हैं, अगर कोई भी थोड़ा सा भी अगर छोटा हो गया या बड़ा हो गया, तो पतंग सीधी नहीं उड़ेगी। तो हम लोग जो पेन पॉइंट चेक करते हैं, नाभि के ठीक ऊपर चेक करते हैं, पैनक्रियाज, गैस ओनली, गैस आई, फिर राइट साइड में गॉल, लेफ्ट साइड में स्प्लीन, फिर राइट साइड में लीवर, लेफ्ट साइड में म्यूकस, फिर राइट साइड में राइट ओवरी, लेफ्ट साइड में लेफ्ट ओवरी, फिर पीछे चेक करेंगे तो राइट साइड में लीवर जीरो, लेफ्ट साइड में म्यूकस जीरो। ये सारी चीजें जो हम लोग चेक करते हैं, ये जितने भी ऑर्गन्स है, चाहे पैनक्रियाज हो, चाहे स्टमक है, चाहे हमारा इंटेस्टाइन है, गॉल ब्लैडर है, ये सभी एक धागे से नाभि के साथ बंधे हुए हैं। जैसे पतंग बंधी होती है दो धागों से, वैसे हमारा नाभि जो है ये 72,000 धागों से बंधा हुआ है, एक एक चीज के। ऐसा नहीं कि स्टमक के साथ बंधा हुआ तो स्टमक का एक धागा निकला और नाभि से बंधा हुआ है ना। अगर मान लो आप में से कोई भी नॉन वेज खाता हो या नहीं भी खाता हो, तो एक बार जिधर बकरा काटते हैं ना, वो दुकान पे चला जाना, उनका जब वो पेट काट करके और अंदर से सारा स्टमक वगैरह सब बाहर निकालता है ना, तो देखोगे कि ऐसा नहीं है कि स्टमक इधर लटक रहा है, गॉल ब्लैडर उधर झूल रहा है, लिवर हवा में उड़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। और ये चीज प्रैक्टिकल आप लोगों ने में से किसी ने भी 10+2 में या ग्रेजुएशन के टाइम में बीएससी किया होगा, खास करके जीव विज्ञान से। तो उसमें वो डिसेक्शन करते हैं ना, कभी मेढक का करते हैं, मछली का करते हैं। तो ये चीजें लिटरली एक कहने की बात नहीं है, एक गुरु जी ने कह दिया, या आयुर्वेद में लिखा है कि नाभि तो भाई नाभि से होके 72,000 नाड़ियां गुजरती हैं। ये कहने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल चीज है, आप देख भी सकते हो। लेकिन हाँ, उसके लिए वो जिधर बकरा काटते हैं उधर जाना पड़ेगा, या फिर कोई जान पहचान का है, अगर हॉस्पिटल में जिधर पोस्टमार्टम वगैरह, या फिर सबसे बढ़िया, अभी तो गूगल पे या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है पोस्टमार्टम के, देख लेना। तो हमारी नाभि जो है वो 72,000 जगह से कनेक्टेड है। अभी अगर समझ के रखो कि एक तरफ का धागा अगर ढीला हो गया, तो वो ऑर्गन में प्रॉब्लम आ जाएगा। और जाहिर बात है, एक जगह ढीला हो गया तो उसका ऑपोजिट साइड जो है वो टाइट हो जाएगा। जैसे अभी अपना न्यूरोथेरेपी में हम लोग जो पेन पॉइंट चेक करते हैं, एक चीज देखो, राइट साइड में रिब के नीचे हम लोग चेक करते हैं गॉल ब्लैडर, और ठीक इसका ऑपोजिट लेफ्ट साइड नीचे की तरफ चले जाओ तो वहां पे हम लोग चेक करते हैं लेफ्ट ओवरी। तो एक सीधी सी बात है कि अगर लेफ्ट ओवरी की तरफ नाभि घसक गया, जाहिर बात है लेफ्ट ओवरी का धागा ढीला हो गया, तो लेफ्ट ओवरी में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। लेकिन जो लेफ्ट ओवरी का धागा ढीला हुआ,
तो इधर जो गॉल ब्लैडर का धागा था वो टाइट हो गया, तो गॉल ब्लैडर में भी प्रॉब्लम होगा। तो अभी जैसा आपने जो चीजें बताई, इनका ठीक है, नाभि का डिसलोकेशन हुआ, राइट साइड में हुआ, लीवर पॉइंट की तरफ में, और जिसके कारण इनको लीवर पॉइंट में दर्द रहता था, मतलब लीवर पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ जो धागा था वो लूज हो गया। तो सबसे पहला काम है कि उसको टाइट करना है। लेकिन लीवर पॉइंट से जुड़ा हुआ धागा जब लूज हो गया, इसका मतलब म्यूकस पॉइंट से जो जुड़ा हुआ था वो टाइट हो गया, तो म्यूकस का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो अभी क्या होगा, इनको एक बार या दो बार में पूरा लैट्रिन नहीं होगा, इनको तीन बार चार बार जाना पड़ेगा। जब भी गए थोड़ा सा हुआ, फिर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, कभी पेट साफ नहीं हुआ, हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे बाद फिर जाना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है, अभी जो आपने ट्रीटमेंट दिया, पहला तो दिया आपने ओल्ड नाभि सेट दिया है, ये एकदम बढ़िया काम किया। लेकिन इसके बाद देखो, ओल्ड नाभि सेट है कि मतलब कल कल या परसों नाभि अपसेट हुआ है, और आज हम सेट कर रहे हैं तो सेट हो जाएगा। 1 महीने पहले हुआ है तो भी दे रहे तो सेट हो जाएगा, लेकिन 1 महीने पहले जो हुआ है ना, उसको जब हम सेट कर देंगे और फिर वापस घर भेजेंगे, 2 घंटे 3 घंटे के बाद से फिर नाभि घसक के उधर जिधर राइट साइड चली गई थी फिर वापस वहां चली जाएगी। मतलब हम सेट तो कर दे रहे हैं लेकिन अपनी जगह पे रहे, इसके लिए हमने कुछ नहीं किया, इसके लिए हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर गुरु जी का आपके पास अगर वेद 2 जो बुक है, उसमें एक पॉइंट है, एब्डोमेन सेटिंग। ये एक्चुअली न्यूरोथेरेपी का पॉइंट नहीं है, ये फिजियोथेरेपी का पॉइंट है। वो दोनों पैर मोड़ करके एक घुटना दूसरे थाई पे टच करते हैं, फिर इस साइड, वो आप एक बार बुक में देख लेना, एब्डोमेन सेटिंग है। तो ओल्ड नाभि सेट देने के बाद 5 बार ओल्ड नाभि सेट दीजिएगा, 3 ONS मत दीजिएगा, 5 ONS दीजिएगा। 5 ONS देने के बाद ये एब्डोमेन सेटिंग करिएगा। एब्डोमेन सेटिंग करने के बाद आपको नेक्स्ट देना है कॉर्डा इक्विना प्लस। हाँ, पहला 5 ONS, उसके बाद एब्डोमेन सेटिंग, और उसके बाद कॉर्डा इक्विना नहीं, कॉर्डा इक्विना प्लस। कॉर्डा इक्विना में क्या है, सिर्फ उंगली उंगली वाला है। प्लस में क्या है, लास्ट में वैसे ही पेन, गैस ओनली, गैस आई, गॉल लिवर, म्यूकोस, ये सब जो है वो पॉइंट पे, जैसे जांग पे हाथ पे ये देना है। तो प्लस में यही है, सिर्फ कॉर्डा इक्विना में उंगली उंगली वाला है, 4 लाइन का है, और कॉर्डा इक्विना प्लस 5 लाइन का है। ठीक है, तो बस ये करिए आप, पहले 5 ONS, उसके बाद एब्डोमेन सेटिंग, और उसके बाद कॉर्डा इक्विना प्लस, ये 3 से 4 दिन दीजिए। देखिए, आप जो दे रहे हैं ना, तो नाभि सेट तो हो जा रहा है अपनी जगह पे, लेकिन फिर जा रहे हैं घर पे, खाना खा रहे हैं, खांसी हो रही है, छींक आ रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी बिस्तर पर से सीधे उठ गए, कभी सीधे लेट गए, वजन उठा लिया, कुछ भी कर रहे हैं ना, घर पे जाके आदमी बंदा कुछ ना कुछ तो करता है। तो जो सेट हुआ था वो फिर से अपसेट हो गया। हाँ, तो यही बात है, देखो, अपनी जगह पे सेट तो कर दे रहे हैं हम लोग, लेकिन वो अपनी जगह पे सेट रहे, इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो उसी के लिए वो एब्डोमेन सेटिंग और कॉर्डा इक्विना प्लस देना है। ठीक है, चलिए, और 11 बजे वाला सेशन में कोशिश करिएगा, अगर ज्वाइन हो सके तो बढ़िया है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तो और कोई क्वेरी है ही नहीं। जी नमस्ते अधिकारी साहब, बोलिए। ये क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट संडे से ये हमने एक स्टार्टिंग में बताया कि क्या है, हमने न्यूरोथेरेपी तो बहुत सीख ली। आपको रात को सोए रहेंगे, कोई पूछेगा कॉन्स्टिपेशन है क्या ट्रीटमेंट दे, तो नींद में ही बता देंगे, लेफ्ट साइड दे के ऐसे ट्रीटमेंट दे दो। लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं। आज तक वही मैंने बताया, पूरे इंडिया में अगर 25,000 न्यूरोथेरेपिस्ट है तो 24,000 न्यूरोथेरेपिस्ट ऐसा है जिनको एमआरआई रिपोर्ट देखना नहीं आता है। ब्लड रिपोर्ट की बात करें तो सबसे बेसिक रिपोर्ट होता है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, ये वो, फिर डब्ल्यूबीसी। तो उसमें से अपने को क्या देखना आता है, बस हीमोग्लोबिन देखते हैं कि इतना है बस। आरबीसी डब्ल्यूबीसी थोड़ा सा समझ में आ गया, बाकी कुछ नहीं समझ में आता है। तो यही अभी नेक्स्ट संडे से, हर संडे का
ये हमने पैथोलॉजिकल सेशन रखा है 2 घंटे का। तो आज 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटे का इसी का एक डेमो सेशन करेंगे, और फिर नेक्स्ट संडे से इसको कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत बढ़िया कि ये जरूरी भी है, सही में पता है। मतलब कई बार होता है पेशेंट क्वेरी को लेकर के लोग जब रिपोर्ट्स वगैरह भेजते हैं, तो उसमें सिंपल सा एक चीज दिखाई दे रहा है कि हीमोग्लोबिन कम है, टोटल डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ है, ईएसआर बढ़ा हुआ है। ये सबसे बेसिक चीज होता है। अगर कोई बंदा एमबीबीएस करने जाता है तो उसको पहले साल में ही ये सारी चीजें सिखाई जाती है। और हमारे पास तो ऐसे ऐसे न्यूरोथेरेपिस्ट है जो 10 साल से न्यूरोथेरेपिस्ट है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता कि ईएसआर बढ़ गया तो वो टेंशन में आ जाता है कि पता नहीं कौन सी बीमारी होगी। कुछ भी लेकर के सबको पता होना चाहिए यार। एक क्या होता है, एक बाइक बाइक मैकेनिक है, वो बाइक के ऊपर काम कर रहा है। दो ऑप्शन हो सकता है, या तो ठीक हो जाएगा या तो खराब हो जाएगा। चलो खराब हो गया तो 70,000 का नुकसान गया, बाइक खराब हो गई। अगर ठीक हो गया तो ठीक हो गया। लेकिन हम लोग बाइक के ऊपर नहीं, हम लोग इंसान के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक हो गया तो ठीक है, लेकिन खराब हो गया तो ये नहीं कह सकते कि चलो ठीक है, 1 लाख 2 लाख का इंश्योरेंस था ना, तो 2 लाख की बॉडी खराब हो गई, ऐसा बोल सकते हैं क्या? एक इंसान की जिंदगी खराब हो गई। तो इसलिए छोटी छोटी बेसिक सी चीजें हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं तो पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, 5-7 मिनट अभी नहीं बता करके, ये एक्चुअली 2022 में शायद है। ये घुटने के ऊपर हमने एक सेशन किया था, उसका वीडियो है मेरे पास। मैं अ, नहीं देखिए, ये पहले भी हमारी बात हुई थी। देखिए सिर्फ घुटना दर्द नहीं, जब भी हम लोग पेन मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो चाहे वो गर्दन का दर्द हो, कंधे का हो, कमर में किसी तरह का दर्द हो, चाहे स्लिप डिस्क हो, चाहे साइटिका हो, या घुटने में जो भी 12-13 प्रकार के होते, जब भी पेन मैनेजमेंट का बात करते हैं ना, तो एक चीज तो है कि देखो अभी जूम के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली बता सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में पेन मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बनने के लिए, ये अगर मैं यहाँ पे बिहार में बैठ के सोचूं कि अरे यार विश्वा सर ने कैब फ्री दिया, क्लॉकवाइज दिया और वो बंदा ठीक हो गया, और मैं भी यहाँ पे बैठ के वो कोशिश करूं कि कैब फ्री और क्लॉकवाइज दे दूं ठीक हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है।
क्योंकि मेरे को वीडियो में तो दिख रहा है कि वो कैप फ्री कर रहे, क्लॉकवाइज कर रहे, लेकिन एक्चुअली जिसके घुटने पे वो कर रहे वहां पे कितना प्रेशर है, वो जब तक फिजिकली टच नहीं होगा ना। देखो, थेरेपी चाहे फिजियोथेरेपी हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, स्पीच थेरेपी हो या न्यूरोथेरेपी हो, थेरेपी की जब भी बात करते हैं तो उसमें एक बात आती है ह्यूमन टच। मतलब हम सामने वाले को टच कर रहे हैं। तो जब भी हम सामने वाले को टच कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस जगह पे कितने प्रेशर से और कितने वार्मथ के साथ, वार्मथ मतलब कितने हीट के साथ, कितनी गर्मी के साथ किसी से हम हाथ मिलाते हैं तो पूरा कहते हैं ना वार्म वेलकम एकदम। उस समय हमारा खून गर्म होता है, हमारा हार्ट बीट बहुत तेज होता है। अभी इसका एक ऑपोजिट एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं अपनी वाइफ को या गर्लफ्रेंड को जब किस कर रहा हूँ, उस समय मेरा हार्ट बीट जो होगा वो बहुत लो होगा, 72 की जगह हो सकता है 50 में होगा। तो हम जब किसी को टच करते हैं तो हमारे टच से उसके बॉडी में कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। तो कहने का कुल मतलब है कि पेन मैनेजमेंट की जो बात है, बहुत सारी चीजें हम लोग सीख तो सकते हैं, लेकिन हाँ, एक्सपर्टिज्म तभी होता है जब एक दूसरे के टच को फील कर सके। तो इसके लिए जैसे विश्व सर ने बताया कि हाँ ठीक है, हम सभी लोग न्यूरोथेरेपी अभी सीख रहे हैं, कर रहे हैं। तो इसी के लिए गुरुजी ने कहा था कि साल में 2 बार, जैसे अगस्त महीने में गुरुजी के बर्थडे के टाइम में सारे न्यूरोथेरेपिस्ट वहाँ पे मिलते थे। क्या है, एक दूसरे से ही यही सारी चीजें डिस्कस करते थे। क्या ये पिछले 6 महीने में मैंने ये चीज करके देखा, वो करके दिखाते थे कि ऐसा टच करते थे तो पता चलता था क्या करना है। फिर आजकल भी होता है, साल में 1 बार 2 बार एनुअल कन्वेंशन होता ही है, लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि किसी का एनुअल कन्वेंशन 26 जनवरी को होता है, किसी का 23 जनवरी को हरिद्वार में हो रहा है, किसी का 25 जनवरी को नासिक में हो रहा है। तो अब 5-6 जगह होने लगा है, पता ही नहीं चलता है किधर जाए किधर नहीं जाए। तो कन्वेंशन की बात छोड़ देते हैं। बस हाँ, अगर सही में, और न्यूरोथेरेपिस्ट होने के नाते एक बात बताऊंगा, पेन मैनेजमेंट इज द बेस्ट थेरेपी। अगर आप किसी को दर्द से राहत दे देते तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। लेकिन हाँ, उसके लिए जैसे आपने 1 साल तक ठीक है, घुटने के बारे में या कमर के बारे में, कंधे के बारे में, जितने भी जॉइंट्स में या मसल्स में पेन होते हैं, इसके बारे में बहुत सा अच्छा से आपने स्टडी कर लिया। एक बार साल में 2 दिन 3 दिन या 5 दिन का समय निकालते हैं कि सभी लोग एक जगह मिलेंगे। जरूरी नहीं है दिल्ली में मिलेंगे, हो सकता है उड़ीसा में मिले, हो सकता है कोलकाता में मिले, हो सकता है पटना में मिले, हो सकता है मुंबई में, किधर भी अपना एक जगह फिक्स करेंगे कि भाई 5 दिन के लिए मिलेंगे। और जो पॉइंट्स हमें देने हैं उसके लिए, हम अगर पैर से दे रहे हैं या हाथ से दे रहे हैं, कैसे टच करते हैं, कितना प्रेशर है, क्या चीज़ है, ये उसी टाइम पे पता चल सकता है। तो चलिए इसके ऊपर एक करेंगे हम लोग सेशन एक बार फिर से भी। ऐसे तो वो काफ़ी दिन हो गया, मतलब मेरे को लगता है 1-1.5 साल हो गया, फिर उसके बाद हमने और विश्व सर ने कभी इस टॉपिक पे बात ही नहीं करी। क्योंकि उस समय सभी को लगा कि चलो ठीक है, अभी नहीं जरूरत है, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, तो फिर बाद में करेंगे। तो फिर वो चीज़ माइंड से निकल गया। तो एक बार मैं फिर विश्व सर से बात कर लेता हूँ और फिर शेयर करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ, नहीं, ऐसी कंडीशन में सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि देखिए, पहले गुरु जी का फॉर्मूला था ओल्ड स्टार, फिर उसको उन्होंने चेंज करा न्यू स्टार, फिर उसको चेंज करके उन्होंने बनाया न्यू स्टार मॉडिफाइड। अभी जब तक न्यू स्टार मॉडिफाइड बना तब तक अपना कॉन्सेप्ट ये था कि जिसको भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसको जब हम दोनों फोर्थ फिंगर चेक करेंगे तो दोनों फोर्थ फिंगर का पेन बराबर रहेगा। यही मान के हम लोग चलते थे 2006 के पहले पहले तक।
लेकिन 2006 में एक अंकल जी आए थे, वो साफ तौर पे लिखा हुआ उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आर ए पॉजिटिव है, 6 से ऊपर रहता है, पॉजिटिव हो गया, उनका 12 था, आर ए पॉजिटिव है। लेकिन जब चेक कर रहे हैं तो उनका लेफ्ट साइड वाला फोर्थ फिंगर में दर्द था। अभी अपने को तो पढ़ाया गया था भैया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो दोनों फोर्थ फिंगर में बराबर का दर्द रहेगा, उनके लेफ्ट वाला में ज्यादा था। अब ये कैसे हो गया? अब शुक्र था कि उस समय गुरुजी थे, तो मैं उस समय था नहीं, ये बात मेरे को किसी ने बताई। और फिर उन्होंने उस ट्रीटमेंट में ही चेंजेस करके एक ट्रीटमेंट बताया कि ले पुत्र दे के देख। फिर अगले संडे को देखा गया कि हाँ उनको काफी आराम मिला था। तो फिर उनका नाम उन्होंने कर दिया कि चलो न्यू स्टार एसिडिक। और फिर बाद में ऐसे ही करते 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 एक आया कि चलो उसको राइट में दर्द था तो थोड़ा सोचा गया कि इसको चेंज करते हैं, और तो वो हो गया न्यू स्टार अल्कलाइन। अब इसका मतलब ये नहीं कि तीनों दे देना है एक साथ। देखो दोनों फोर्थ फिंगर में अगर बराबर दर्द है तो हमें न्यू स्टार मॉडिफाइड देना है। अगर लेफ्ट वाले में ज्यादा दर्द है तो हम न्यू स्टार एसिड देंगे, और अगर राइट वाले में ज्यादा दर्द है तो हम न्यू स्टार अल्कलाइन देंगे। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम न्यू स्टार या न्यू स्टार मॉडिफाइड, न्यू स्टार एसिड, न्यू स्टार अल्कलाइन जो भी हम ट्रीटमेंट यूज करते हैं, या तो उसके पहले या तो उसके बाद यूडीएफ ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है। तो पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि न्यू स्टार की ये तीन में से कौन सा अपने को देना है। पहला डिसीजन ये डिसीजन करने के बाद दूसरा डिसीजन ये है कि हमें यूडीएफ देना है, आगे दे या बाद में दे। और ये दोनों चीज करने के बाद अगर हो सके तो 7 वाला किडनी क्लियर दे दीजिए। बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हाँ, उसके बाद जिस जिस जॉइंट पे पेन है वहां की रबिंग कर दीजिए। रबिंग करने के बाद आराम से कुर्सी पर बैठाइए और उनको 10 बार मुखा धोती करा लीजिए। ध्यान रखिएगा, 10 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10 बार मैक्स टू मैक्स, ये मैक्सिमम है 10 बार। ठीक है। चलिए। हाँ वो एक ऐड कर दीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सर का नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ। यहाँ पे अच्युता आश्रम दिख रहा है। सर का नाम क्या है? श्रीनिवास। no, श्रीनिवास। फॉर एग्जाम it is perhaps 8 and 9 July. Listen, if you are appearing for neurotherapy, then your examination will be for 1 day. There are 6 paper. Every paper is 45 minutes. 6 paper. First of all is anatomy. Second one is physiology. Third one is neurotherapy points. Fourth one neurotherapy formulas. Fifth neurotherapy disease, and sixth is diagnosis. That's all. Uh, After all, you have to prepare in front of me for practical exam, and you have to spend minimum 50 minutes with me for a practical exam, and then it is over. But you choose the alternate therapies, then first day is goes for neurotherapy. Second day there will be papers of auricular therapy, reflexology, sujok, and etc. etc. And you asked me how to prepare.
Then I suggest you kindly call once Mehak ma'am, so that she have the question bank in a PDF form. And I think, suppose in a paper there are 20 questions, then you have to learn 50 questions. In question bank there are 50 questions, and you learn 50 questions. In 50, there will be 20 questions in the exam. Yeah. Wow. Okay, good. Uh, okay, after this meeting, I will also call Mahek ma'am to share the question back with everyone, and be prepared. 8th July, we will meet at Pilani, Sridhar University. Yes.